पृथ्वी पर एक नया आइस एज शुरू हो रहा है जब इसकी क्लास में एक मिस्टीरियस दरवाजा खुलता है जो एक अन्य सोलर सिस्टम की ओर ले जाता है, जहां एक रहने योग्य प्लेनेट है जिसे रिया कहा जाता है। टेस्टिंग इक्विपमेंट का यूज करके साइंटिस्ट्स को पता चलता है कि पृथ्वी का एक वर्ष रिया के 18 वर्षों के बराबर होता है। हजारों इंसान ठंड और भुखमरी से बचने के लिए इस दरवाजे से एक नए प्लेनेट पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी पृथ्वी पर ही रहने को मजबूर होते हैं। जब पृथ्वी के रिसोर्सेज पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं तो एक मैस माइग्रेशन शुरू होता है जिसे रिया के नए निवासी स्वीकार नहीं करते। ब्रैंड मार्शल उन्हीं शरणार्थियों में से एक है जो चोरी छिपे रिया में पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन से कुछ दूरी पहले ही जिस जहाज में वह सवार होता है उस पर हमला हो जाता है। ब्रैंड और उसका ईआई एडिसन एक रेस्क्यू कैप्सूल में फंस जाते हैं जहां उनके पास केवल कुछ घंटों का ऑक्सीजन बचा होता है। तभी एडिसन को पास ही में एक स्पेसशिप जिसका नाम निसा होता है दिख जाता है जो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। एडिसन उसे देखने के लिए सजेस्ट करता है कि वो हाई स्पीड से उड़े, लेकिन यह अचानक जी फोर्स ब्रैंड के शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। लकीली ब्रैंड के पास एक ऐसी दवा होती है जो हाई जी फोर्स झेलने में मदद करती है, लेकिन इसे सीधे दिल में इंजेक्ट करना होता है। उसे एहसास होता है कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है और वह काउंटडाउन शुरू करता है। जैसे ही कैप्सूल निसा से जुड़ता है, हाईली जी फोर्स के कारण ब्रैंड बेहोश हो जाता है और पृथ्वी पर अपने अंतिम दिनों की यादों में खो जाता है जब उसने और उसकी बेटी राइली दोनों ने मिलकर अपनी मां को दफनाया था। अंतिम संस्कार के बाद वे अपने दादा के घर लौटते हैं जहां एक पड़ोसी महिला भूख की शिकायत कर रही होती है क्योंकि उनके खेत में अब कुछ भी नहीं उगता। बूढ़े व्यक्ति को महिला पर दया आ जाती है और वह उसे कुछ खाना दे देता है। जब वह चली जाती है तो ब्रैंड इस पर नाराजगी जताता है और कहता है कि इन हालात में किसी को अपनी फूड सप्लाई दिखाना खतरनाक हो सकता है। वह बताता है कि उन्हें तुरंत भाग जाना चाहिए इससे पहले कि पड़ोसी उनके बारे में औरों को बता दे, लेकिन बूढ़ा इनकार कर देता है। प्रेजेंट में ब्रैंड स्पेसशिप के अंदर एंट्री करता है और एडिसन को एक्टिव करता है। वे शिप के अलग अलग पार्ट्स का इंस्पेक्शन करने लगते हैं और जल्द ही ब्रैंड को मरे लोगों की बॉडी मिलती है। वह सोचने लगता है कि आखिर इतनी दूर स्पेस में ये लोग किस चीज के लिए लड़ रहे थे। जल्द ही उसे एक दीवार पर क्रू मेंबर्स की तस्वीरें दिखाई देती हैं और वह याद करता है कि रिया के लोग खुद को इंसानों से बेहतर और अधिक एडवांस्ड मानते थे। ब्रैंड को वहां खाना और दवाइयों का भंडार मिलता है, लेकिन तभी एडिसन उसे बढ़ते हुए रेडिएशन की वार्निंग देता है। उसी समय ब्रैंड देखता है कि एक महिला उस पर बीम पिस्टल ताने खड़ी है। वह उसे जहाज के क्रू मेंबर्स की हत्या का दोषी ठहराती है, जबकि ब्रैंड समझाने की कोशिश करता है कि वह अभी अभी यहाँ पहुंचा है। गुस्से में महिला कहती है कि रिया के लोग पृथ्वीवासियों को सप्लाई भेजते रहे और बदले में उन्हें यही मिला। ब्रैंड उससे कहता है कि अगर वह दोषी है तो उसे मार डाले, लेकिन उसी समय वह महिला को धक्का देकर भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि महिला शिप के हर कोने कोने को अच्छे से जानती थी और वह उसे दूसरी जगह पर घात लगाकर पकड़ लेती है। वह ब्रैंड को नीचे गिरा देती है, लेकिन ब्रैंड किसी तरह उसे फिर से दूर धकेलकर भाग निकलता है और मेडिकल रूम तक पहुंच जाता है और फिर ब्रैंड दरवाजे बंद कर देता है ठीक अपनी पीछा कर रही महिला के चेहरे के सामने। वह जल्दी से एक दवा लेता है और पास ही एक पॉट देखता है जिसमें शिप के एक क्रू मेंबर का बॉडी रखा हुआ है। पास ही एक स्क्रीन पर पूरे क्रू के डेटा की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। ब्रैंड उस दुश्मन महिला की इंफॉर्मेशन ढूंढता है, लेकिन वह अभी भी यह समझ नहीं पाता कि शिप पर आखिर हुआ क्या था। तभी वह देखता है कि महिला मेडिकल रूम में घुसने की कोशिश कर रही है। ब्रैंड छिप जाता है और जैसे ही वह अंदर आती है वह उसे सिर पर एक जोरदार वार कर बेहोश कर देता है और फिर वहां से निकल जाता है। लेकिन महिला जल्दी ही होश में आ जाती है और फायर सप्रेशन सिस्टम को एक्टिव कर देती है, जिससे केबिन में मौजूद ऑक्सीजन खींची जाने लगती है। ब्रैंड किसी तरह एक ऑक्सीजन पाइप ढूंढ लेता है और उसके पास रहकर सांस लेने की कोशिश करता है। तभी उसकी पीछा करने वाली महिला फिर से सामने आ जाती है, लेकिन इस बार वह ऑक्सीजन मास्क पहने हुए होती है। दोनों के बीच एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्रैंड कमजोर पड़ जाता है, लेकिन किसी तरह उसे दोबारा हरा देता है, जबकि एडिसन शिप में हवा की सप्लाई रिस्टोर कर देता है। महिला अब बेहोश होकर फर्श पर पड़ी होती है। ब्रैंड शिप के कंट्रोल रूम में जाता है ताकि एडिसन को शिप की एआई से इंटरफेस करने की तैयारी कर सके, लेकिन तभी एडिसन रिपोर्ट करता है कि रिया के लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विरोध करते हैं और वे एआई को पृथ्वी के विनाश का कारण मानते हैं। इसलिए इस शिप में कोई एआई मौजूद नहीं है और करीब 600 वर्षों की सिविलाइजेशन के बावजूद रिया के लोग तकनीकी रूप से इंसानों से अधिक एडवांस्ड नहीं हो पाए हैं। फिर भी एडिसन शिप के कंट्रोल सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है। अचानक महिला अब पूरी तरह होश में आकर दरवाजे पर जोर जोर से बजाने लगती है। उसे वार्निंग देती है कि वह कंट्रोल स्क्रीन पर चमकते हुए बटन को न दबाए, लेकिन ब्रैंड उसकी बात सुनने के मूड में नहीं होता। वह समझ नहीं पाता कि रिया के लोगों को यह अथॉरिटी किसने दिया कि वे तय करें कि कौन रिया पर रहने लायक है और कौन नहीं, जबकि वे खुद भी कभी पृथ्वी से ही आए थे। फिर भी वे शिप्स पर हमला कर रहे हैं और अपने ही लोगों को नए प्लेनेट पर बसने से रोक रहे हैं। इस बात से नाराज होकर ब्रैंड जिद में आकर बटन दबा देता है। अचानक शिप में एक बड़ा अलार्म बजने लगता है और महिला घुटनों के बल गिर जाती है कि ब्रैंड ने सच में यह कर दिया। एडिसन उसकी इस इमोशनल रिस्पॉन्स से निराश होता है और वार्निंग देता है कि इसका परिणाम विनाशकारी होगा। अगले ही पल शिप पर ग्रेविटी फोर्स बढ़ जाता है
जिससे ब्रैन जमीन पर गिर पड़ता है। तभी हम फ्लैशबैक में लौटते हैं। जब ब्रैन को यह एहसास होता है कि वह अपने ससुर को भागने के लिए मना नहीं सकता, तो वह खेत में जाता है और जमीन में गड़ा एक बॉक्स खोदता है। उसमें उसकी सारी जमा पूंजी होती है जिसे उसने अपनी बेटी राइली के लिए बचाया था ताकि वह नए प्लेनेट पर जा सके। लेकिन राइली अपने फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। ब्रैन और उसके ससुर दोनों को लगता है कि वे नई जिंदगी शुरू करने के लिए अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तभी अचानक एक अलार्म बजने लगता है। ब्रैन जल्दी से राइली को एक कंटेनर में छिपने के लिए कहता है और खुद एक हथियार उठा लेता है। प्रेजेंट में ब्रैन होश में आता है। एडिसन बताता है कि किसी ने जानबूझकर शिप के सिस्टम को इनएक्टिव कर दिया था। नेविगेशन सिस्टम नष्ट कर दिया गया था जिससे शिप अपना कंट्रोल खो बैठा। और जब ब्रैन ने इंजन फिर से चालू किया तो अब उसे बंद करना इम्पॉसिबल हो गया। अब वे जिस बीकन के करीब पहुंच रहे हैं वहां एक छोटे प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स उनकी दिशा बदल देगा। इसका अंजाम शरणार्थियों के स्टेशन से टकरा जाएंगे जिससे सैकड़ों और लोग मारे जाएंगे। ब्रैन को एहसास होता है कि वह अकेले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, महिला उस पर हमला कर देती है। ब्रैन किसी तरह उसे एक कुर्सी पर धकेलता है और रिया के लोगों पर इस दुर्घटना को जानबूझकर अंजाम देने का आरोप लगाता है ताकि वे शरणार्थियों को मार सकें। लेकिन महिला पलटकर आरोप लगाती है कि यह सब पृथ्वीवासियों ने किया है। महिला का नाम ओशा है। ओशा समझाती है कि प्लैनेट निसा पृथ्वीवासियों के स्टेशन तक जरूरी सामान पहुंचा रही थी, लेकिन एक इंस्पेक्शन के दौरान एक अनअनाउंस्ड माल शिप में पाया गया। जब उसकी जांच की जा रही थी वह सोने चली गई, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी। मरते हुए कैप्टन ने उसे बताया कि उसने शिप के सिस्टम बंद कर दिए थे। वह ब्रिज पर यह समझने के लिए भागी कि आखिर हुआ क्या था, और तभी ब्रैन शिप में दाखिल हुआ और उसने सब कुछ और बिगाड़ दिया। ब्रैन दोबारा जोर देकर कहता है कि उसने इस घटना के बाद ही शिप पर डॉक किया था। उसे मेडिकल रूम में पड़े उस आदमी की याद आती है जिसे ओशा डेकर कहती है। शायद डेकर ने ही शिप के क्रू मेंबर्स को मार डाला और फिर मेडिकल रूम में छिप गया। अब ब्रैन ओशा के हाथ में पहना हुआ एक ब्रेसलेट नोटिस करता है जो अक्सर क्रिमिनल को पहनाया जाता है। ओशा मानती है कि वह एक किलर है जिसने पृथ्वीवासियों को मारा है। उनका झगड़ा और बढ़ जाता है, लेकिन तभी एडिसन उन्हें याद दिलाता है कि अगर वे बचना चाहते हैं तो उन्हें साथ काम करना ही होगा। खतरा बढ़ता जा रहा है। एडिसन वार्निंग देता है कि शिप स्पेस के मलबे के एक जाल से गुजर रहा है। ब्रैन खुद को रोक नहीं पाता और कह देता है कि यह सब उन पृथ्वी के शिप्स का मलबा है जिन्हें रिया के लोगों ने मार गिराया था। लेकिन एडिसन उन्हें फिर से बहस करने से रोक देता है। अब ओशा को इंजन कंपार्टमेंट में जाना होगा जहां एक बड़ा छेद है और उसे इंजन डिस्कनेक्ट करना होगा ताकि शिप को नेविगेशन कंट्रोल्स में लाया जा सके। उसी समय ब्रैन को शिप के अंदर से एक जरूरी लीवर खींचना होगा। ओशा जाते जाते पृथ्वीवासियों की नफरत घृणा से एक इशारा करती है। इसी बीच डेकर होश में आ जाता है और मेडिकल पॉड से बाहर निकलता है। दूसरी ओर ओशा पहला इंजन डिस्कनेक्ट कर ही रही होती है कि ब्रैन उसे वार्निंग देता है कि सामने बहुत ज्यादा मलबा है और छेद भी बड़ा हो रहा है। वे जल्दी से दूसरे इंजन को डिस्कनेक्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी ओशा का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। ब्रैन उसे किसी तरह पुनर्जीवित करता है। बाद में एडिसन समझाता है कि अब उन्हें शिप के इंजनों का एक साथ कंट्रोल लेना होगा और एकदम सटीक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेट करना होगा। दोनों कंट्रोल जॉयस्टिक्स पकड़ते हैं। जैसे ही शिप दिशा बदलता है वे जोर से झटके खाते हैं। दूसरा मोड़ पूरा करते ही वे लगभग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर से उठना ही होगा क्योंकि अभी यह खत्म नहीं हुआ। तीसरा मोड़ लेने के बाद ब्रैन लगभग बेहोश हो जाता है। ओशा उसका डिसलोकेटेड हुआ हाथ जोर से झटके से वापस जोड़ देती है और ब्रैन दर्द से बेहोश हो जाता है। हम फिर फ्लैशबैक में लौटते हैं जब पड़ोसी अपने फैमिली के साथ ब्रैन के ससुर के घर पहुंचते हैं, उन्हीं खाने के डिब्बों की वजह से जो बूढ़े आदमी ने उन्हें पहले दिए थे। ब्रैन का ससुर उन्हें घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन पड़ोसी जवाब देता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसकी फैमिली भूख के मारे मर रही है। उसके माता पिता पहले ही दम तोड़ चुके हैं। पड़ोसी ब्रैन और उसके ससुर को धमकाने के लिए राइली को ढूंढने का ऑर्डर देता है। तभी एक आदमी वह कंटेनर खोल देता है जिसमें राइली छिपी थी। गुस्से और डर में बूढ़ा आदमी और ब्रैन फायरिंग कर देते हैं और हमलावर मारे जाते हैं। राइली बाहर भागती है, लेकिन तभी पड़ोसी की पत्नी अचानक एक बंदूक निकालती है और राइली की ओर गोली चलाती है। ब्रैन घायल हो जाता है, लेकिन किसी तरह उस महिला को मार देता है। प्रेजेंट में वापस ओशा राइली की एक तस्वीर देखती है। ब्रैन भारी मन से बोलता है कि उसने अपनी बेटी को अचानक खो दिया था। ओशा धीरे से कहती है कि उसने भी अपनी फैमिली को खो दिया था। रिया प्लैनेट के गवर्नमेंट ने उन्हें कभी माफ नहीं किया क्योंकि वे पृथ्वीवासियों की मदद करना चाहते थे। वह कहती है कि वह राजनीति को नहीं समझती, वह सिर्फ जीवित रहना चाहती थी। लेकिन सभी रिया के लोग इस विश्वास को नहीं मानते कि पृथ्वीवासी बुरे हैं और उन्हें गेट से आने से रोकना चाहिए। ब्रैन कहता है कि वह पृथ्वी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे मजबूर होना पड़ा। उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वह जिंदा रहेगा। एडिसन उन्हें याद दिलाता है कि अगर वे बचे रहना चाहते हैं तो अभी भी उन्हें काम करना होगा। अब ब्रैन को नेविगेशन बे में जाना होगा और वहां की जली हुई सर्किट बोर्ड्स को हटाना होगा। प्रॉब्लम यह है कि वहां 40 DGC तापमान है। ब्रैन अपना स्पेस सूट पहनता है जिसे देखकर ओशा हंस पड़ती है। वह कहती है कि रिया प्लैनेट हमेशा गर्म रहता है, लेकिन फिर पृथ्वी भी कभी गर्म थी। ब्रैन कड़ाके की ठंड में बाहर निकलता है और जले हुए बोर्ड्स की तलाश शुरू करता है। इस बीच डेकर शिप के एक स्विच को तोड़ देता है। ओशा उसे देख लेती है और चौंक जाती है।
क्योंकि वह भी उन्हीं प्रवासियों के ग्रुप से था। डेकर कबूल करता है कि उसके पास कोई और चारा नहीं था। रिया के लोगों ने उसके बच्चों को पकड़ लिया था और धमकी दी थी कि अगर उसने स्टेशन को नष्ट नहीं किया तो वे उन्हें मार डालेंगे। यह एक आसान हल था, एक पृथ्वीवासी ही अपने लोगों को मारता और गवर्नमेंट साफ बच निकलती। लेकिन इससे पहले उसे ओशा को मारना होगा। ब्रैन अपना काम पूरा करता है और ओशा से शिप में वापस आने की परमिशन मांगता है, लेकिन ओशा अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही होती है। ठंड से जमे हुए ब्रैन को दूसरी तरफ के एक रास्ते से निकलना पड़ता है, लेकिन वहां से निकलने के लिए उसे अपनी सेफ्टी गियर हटानी होगी। आखिरी ताकत लगाकर वह गजालीदार दरवाजा खोलता है और शिप के अंदर गिर पड़ता है। उसी समय ओशा डेकर को बेहोश कर देती है और ब्रैन को बचाने के लिए भागती है। वह उसे मेडिकल पॉड में डाल देती है। एडिसन रिपोर्ट करता है कि वे सफल हो गए हैं। जैसे ही सिस्टम रिबूट होगा तो शिप का कंट्रोल वापस मिल जाएगा। कुछ समय बाद ब्रैन होश में आता है और पॉड से बाहर निकलता है। ओशा उसे डेकर से मिली सारी इंफॉर्मेशन बताती है। ब्रैन बताता है कि इसका वीडियो बनाकर रिया के लोगों को दिखाया जाए ताकि गवर्नमेंट को अपने अपराधों का जवाब देना पड़े, लेकिन पहले उन्हें शिप को बचाना होगा। इस बीच डेकर दोबारा होश में आ जाता है। एडिसन वार्निंग देता है कि एक और जबरदस्त जी फोर्स का झटका आने वाला है। ब्रैन कार्गो बे में जाता है ताकि अपने शरीर को झटकों से बचाने वाली दवा ले सके। ओशा कंट्रोल सिस्टम को फिर से चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एडिसन को यह नहीं पता कि कौन सा वायर डिस्कनेक्ट करना है, इसलिए ओशा को अंदाजा लगाकर सही वायर काटना होगा। ब्रैन को दवा के अलावा एक बड़ी बम जैसी चीज भी मिलती है। वह भागकर ब्रिज पर पहुंचता है, लेकिन तभी डेकर उसे सिर पर मारकर बेहोश कर देता है। अब ओशा के पास 2 तार बचे हैं। एक तार लाइफ सपोर्ट सिस्टम का है और इसे रिबूट होने में 3 मिनट लगेंगे। इसका मतलब है कि अगर वह गलत वायर काटती है तो उसे 3 मिनट तक सांस नहीं लेनी पड़ेगी। वह संकोच करती है, लेकिन लकीली ओशा ने सही तार काट देती है। इस बीच डेकर ब्रैन से माफी मांगता है, लेकिन कहता है कि वह अपने फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अचानक जी फोर्स बढ़ जाता है। ब्रैन फिर फ्लैशबैक में लौटता है उस पल में जब उसने राइली को इंजर्ड पाया था। राइली ने अपनी आखिरी सांसों में उसे एडिसन दिया था, जिसे उसने खुद बनाया था। उसने ब्रैन से वादा लिया था कि वह पृथ्वी छोड़ देगा और जिंदा रहेगा। प्रेजेंट में एडिसन ओशा को फाइनल इंस्ट्रक्शंस देता है और उससे मरने के लिए नहीं कहता। ब्रैन खुद को सीरम इंजेक्ट करता है और ओशा की मदद करने के लिए दौड़ता है। वह डेकर से भिड़ जाता है और आखिरी लड़ाई शुरू होती है। आखिरकार ब्रैन अपनी पूरी ताकत लगाकर डेकर को हरा देता है। वह ब्रिज पर पहुंचता है और ओशा को एंटीजी फोर्स दवा देता है। उसे फिर से राइली के अंतिम संस्कार का दिन याद आता है। उसके ससुर ने उससे कहा था कि वह अपनी बेटी से किया वादा पूरा करे। शायद वह सच में इस दुनिया को बदल सकता था। इसी पल उसने एडिसन को एक्टिव किया था। प्रेजेंट में ओशा और ब्रैन होश में आते हैं। एडिसन उन्हें समझाता है कि शिप पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए सभी सिस्टम रीस्टार्ट करने होंगे। इसका मतलब होगा कि एडिसन पूरी तरह फैक्ट्री सेटिंग्स पर रीसेट हो जाएगा। ब्रैन इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन एडिसन के पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने पहले ही डेकर का कबूलनामा सिस्टम में अपलोड कर दिया है। रिब्यूट के बाद यह वीडियो पब्लिक हो जाएगा और तब हर कोई गवर्नमेंट के अपराधों के बारे में जान जाएगा। शायद तब सब कुछ बदल सकता है। ब्रैन एडिसन से आखिरी विदाई लेता है और सिस्टम को रिब्यूट कर देता है। शिप अपना रास्ता बदलकर स्टेशन से दूर हो जाता है, लेकिन डेकर आखिरी ताकत लगाकर बम एक्टिव कर देता है। ब्रिज पर तुरंत अलार्म बजने लगता है। ओशा शिप को गेट की ओर मोड़ती है, जबकि ब्रैन बम को एयरलॉक में ले जाता है, लेकिन तभी वह कबूल करता है कि छोटा एयरलॉक नहीं खुलेगा। इसलिए वह स्पेस सूट पहनकर खुद बम के साथ स्पेस में जाने का फैसला करता है। कुछ ही पलों बाद ओशा स्पेस में एक जोरदार ब्लास्ट देखती है। वह ब्रैन के लिए शोक मनाती है। तभी अचानक उसे विंडो पर एक दस्तक सुनाई देती है। ब्रैन जिंदा वापस लौट आया है। अब वे दोनों बर्फ में जमी पृथ्वी को देखते हैं और शिप की मरम्मत शुरू करने की बात करते हैं। कई महीनों बाद वे सिस्टम को पूरी तरह सुधार लेते हैं। रिया प्लैनेट पर लगभग 15 साल बीत चुके हैं। अब दोनों साथ में वहां लौट रहे हैं। जब वे रिया के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें वहां से एक सिग्नल मिलता है। रिया अर्थ का डिस्पैचर उन्हें देखकर बेहद खुश होता है। निस्सा अब एक लेजेंड बन चुकी है, एक ऐसा शिप जिसने इंसानों के रिश्ते बदलकर रख दिए, और फिल्म यही खत्म हो जाती है।